तो बेटा जैसे कि बताया, ये चैप्टर बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर, आज हम इंट्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर को पढ़ते वक्त आप दो चीजों को ध्यान में रखना कि ये चैप्टर आपका फिजिकल केमिस्ट्री में भी आएगा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस बेटा आपका कंप्लीट करवा चुके हैं, आज से इनऑर्गेनिक पार्ट शुरू हो रहा है। पहले हम लोग बातचीत करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, उसके बाद बात करेंगे पीरियोडिक टेबल पे, और फिर बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग पे। और ये सब का सब चैप्टर काफी बड़ा है बेटा, टाइम लगेगा, इसको आराम से धीरे धीरे करके पढ़ने वाले हम लोग। छोड़ के आगे वहां बज रहा तो चलो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर। इसमें सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल का डिस्कवरी के बारे में, जैसे कि कैथोड रेज। कैथोड रेज में किसका डिस्कवरी हुआ था? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था। और ये सब आप लोग बोर्ड एग्जाम में पढ़े होंगे। ये देखिए बेटा, ये आपके पास कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का ट्यूब है, जहां पर ये देखो वैक्यूम पंप लगाया गया। वैक्यूम पंप लगाने का मकसद होगा कि इसके अंदर का जो प्रेशर है उसको लो किया जाए, ठीक है। और यहाँ पर देखो टर्मिनल एंड जो है ये नेगेटिव टर्मिनल कैथोड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल एनोड बनाया गया है। और जब लो प्रेशर में यहाँ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई गई गैस के थ्रू से, तो देखा गया बेटा यहाँ पर कि एक रे जो है कैथोड से मूव करता है एनोड की तरफ, और ये रे को हम लोग देख नहीं पाते, कांट सी, हम लोग देख नहीं सकते। तो समझ में कैसे आ रहा है कि रे मूव कर रहा है? तो यहाँ पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा हुआ है, यहाँ पर ये जब ग्लो करेगा तो इससे समझ में आएगा कि यहाँ पर जो लाइट है ट्रेवल कर रहा है। और ये जो कैथोड से एनोड की तरफ रे ट्रेवल कर रहा है, ये पता चला कि ये कुछ और नहीं इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ बेटा। और इसमें जो प्रॉपर्टीज आपको दिया जा रहा है, ये प्रॉपर्टीज पढ़िए, यहाँ से आप डायरेक्टली कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कि प्रॉपर्टीज में है, जो कैथोड रे होगा उसका स्पीड क्या होगा? उसका स्पीड होगा 10 टू द पावर ऑफ 9 से लेकर 10 टू द पावर ऑफ 11 सेंटीमीटर पर सेकंड के बीच में लाई करेगा। और अगर कैथोड रे के सामने कोई ऑब्जेक्ट डाल दो, वो शैडो को कास्ट कर सकता है, शैडो बना सकता है। जैसे कि ये देखो, अगर इसके सामने कैथोड रे के सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया तो ये इसका शैडो का फॉर्मेशन कर सकता है। और इसके पास क्या है? प्रोड्यूस अ ग्रीन ग्लो व्हेन स्ट्राइक ग्लास वॉल बियॉन्ड द एनोड। अभी बात की थी कि पीछे जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दिया जाए तो वहां पे वो चमक पैदा कर सकता है। इस तरीके का चमक देखो, यहाँ पर एंड में देखो आपको ग्रीन कलर का ग्लो दिख रहा होगा। और प्रॉपर्टीज में क्या क्या इसके पास? अब देखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज में ये बताया जा रहा है, दे प्रोड्यूस हीट एनर्जी व्हेन कोलाइड विद द मैटर। इससे ये साबित हो रहा है कि ये जो चीज आपके पास कैथोड रे है, इट्स नॉट कंप्लीटली वेव, ये पूरा का पूरा वेव नहीं है बेटा। क्योंकि अगर ये वेव होता तो ये शैडो को कास्ट नहीं कर पाता, अगर ये वेव होता तो ये हीट जनरेट नहीं कर पाता, अगर ये वेव होता तो इसके पास यहाँ पे देखो, इट शोज दैट द पॉजेस काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। और अगर काइनेटिक एनर्जी है तो इसका मतलब इसके पास मास भी है। तो ये मास साबित कर रहा है कि इसके पास पार्टिकल नेचर भी मौजूद है, और ये पार्टिकल कोई और नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन साबित हुआ आगे चल करके। उसके बाद देखो आपसे बताया जा रहा है, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी इसके पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोनों है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये किस तरफ डिफ्लेक्ट किया? ये डिफ्लेक्ट किया पॉजिटिव की तरफ, जो कि ये साबित कर रहा है कि इस रे के अंदर में नेगेटिव चार्ज मौजूद है। इस तरीके से देखो, अगर आप डायग्राम में देखोगे तो जो कैथोड रे है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट कर गया, जिससे साबित हो रहा है कि इसके अंदर जो चार्जेस है वो नेगेटिव चार्जेस मौजूद है। और अगर आप देखोगे इसको तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे सॉरी, जब इसको पास करवाया गया मैग्नेटिक फील्ड से, तो मैग्नेटिक फील्ड से जाने के बाद भी ये बेंड कर जा रहा है, यानी इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी पाया गया है। ये हम लोग पहली बात कर चुके थे कि इसके पास पॉजिटिव, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होने का मतलब क्या साबित करता है? कि इसके पास मास है, वेलोसिटी है, तभी इसका काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैथोड रे कैन प्रोड्यूस एक्सरे। कैथोड रे से ही एक्सरे बनता है। अगर कैथोड रे को हाई एटॉमिक मास का मेटल से पास करवा दिया जाए तो एक नया तरह का रे पैदा होता है, जिसको नाम दिया गया एक्सरे। और उम्मीद करते हैं बेटा ये क्लास 9-10 में आप एक्सरे का प्रिपरेशन में पढ़े होंगे। कैथोड रे कैन अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट एंड कैथोड रे कैन पेनिट्रेट थ्रू thin foils of solid materials and causes ionization of gas
through which they pass. तो ये जितना भी प्रॉपर्टीज आपको दिया गया बेटा, ये आपके नोट्स पे भी है, नोट्स भेज दिया गया। मिला आप लोगों को नोट्स बेटा? आप लोगों को नोट्स मिल चुका है, मिला है ना? तो नोट्स को थॉरली पढ़िए। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं होगा। अब ठीक उसी तरीके से अब हम लोग बात करते हैं, अभी बात करते हैं हम लोग कैथोड रेज के बारे में। कैथोड रे का एक और प्रॉपर्टी जान के रखो कि कैथोड रे जो होता है, ये जब फ्लोरेसेंट पैदा करता है बेटा, जब टकराता है, यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया जाता है टेलीविजन के पिक्चर ट्यूब में। लेकिन ये आज के दौर का टेलीविजन की बात नहीं कर रहे बेटा, ये पुराने दौर की बात कर रहे। देखो अगर आपके घर में किसी का ऐसा कोई टेलीविजन पड़ा हो, खोलकर पीछे देखना, इस तरीके का आपको मिलेगा। तो टेलीविजन का सामने का जो स्क्रीन, आप लोग पुराने याद करो तो पहले का दौर का जो टेलीविजन का स्क्रीन हुआ करता था, उसका कलर याद है आप लोगों को कैसा होता था? सर ग्रे। हाँ, वो ग्रे एक्चुअली कुछ नहीं बेटा, वो जिंक सल्फाइड का कोटिंग हुआ करता था। और जब वहां पे अंदर जब टीवी हम लोग ऑन करते थे, तो टीवी ऑन करने पर जब उसके ऊपर आकर के इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम हिट करता था, तो वो ग्लो प्रोड्यूस करता था, जो पिक्चर के रूप में हम लोग देख पाते थे। ये टीवी के अंदर भी पाया गया। तो ये सब प्रॉपर्टीज आप पढ़िए, पढ़ने के बाद। अच्छा हाँ, एक और प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस कर गए, वो ये द नेचर ऑफ कैथोड रे। इस पे क्वेश्चन आ चुका है बेटा, आईआईटी में पूछ चुका है, जेईई मेंस पे पूछ चुका है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ कैथोड एंड द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर किस तरह का गैस आप यूज कर रहे हैं या किस तरह का इलेक्ट्रोड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कैथोड रे का नेचर पे कोई फर्क नहीं पाया गया। इससे ये साबित होता है कि हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन एक जैसा है। अगर चेंज होता है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। इससे साबित हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, वो चेंज नहीं हो रहा है। अब और बात करते हैं पॉजिटिव रे, यानी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। कैथोड रे नेगेटिव रे था, पॉजिटिव रे। और पॉजिटिव रे का प्रॉपर्टीज भी आपको कुछ पढ़ना है। ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा एंड दे कैन कास्ट शैडो, ये भी शैडो को क्रिएट कर सकते हैं। इसके पास भी पार्टिकल नेचर है। लाइक कैथोड रे दे कैन रोटेट द व्हील, तो व्हील रोटेट करने का मतलब क्या, और उसके पास पार्टिकल नेचर है। काइनेटिक एनर्जी होने का मतलब उसके पास क्या, और उसके पास मास है, वेलोसिटी है। They produces flashes of light on zinc sulfide screen, ये भी आपको ग्लो बना सकता है, पैदा कर सकता है, अगर इसको आप फ्लोरेसेंट स्क्रीन के साथ टकराए। ये भी डिफ्लेक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन ये नेगेटिव की तरफ जो है वो डेविएशन शो करता है, जिससे कि साबित होता है कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ये थिन मेटल फॉइल से पास कर सकता है, गैस को आयनाइज कर सकता है, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब ये लाइन को अच्छे से समझो, इसके पास ताकत है फिजिकल और केमिकल चेंज को, केमिकल चेंज शो करना। यानी कि एक्चुअली ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, पॉजिटिव चार्ज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, प्रोटॉन को। और एक बात याद रखना कि किसी भी एटम, नॉट एटम, बेटर वर्ड हम इस्तेमाल करना चाहेंगे, एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो आइडेंटिटी होता है, पहचान होता है, वो कौन होता है? कोई बताएगा मेरे को, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ एनी एलिमेंट? एलिमेंट का आइडेंटिटी बोलो, कौन होता है? एटॉमिक नंबर होता है बेटा। अगर आपको हम एटॉमिक नंबर 7 बोल रहे हैं, तो इसका मतलब किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं? नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। Yes, अगर एटॉमिक नंबर 8 बोल रहे हैं, तो इसका मतलब किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन की बात, है ना? तो ये पहचान होता है बेटा, आइडेंटिटी होता है। और यही तो आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो कुछ और नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है ना? फर्दर देखो, बात करते हैं पॉजिटिव पार्टिकल्स इन दिस रे हैव E by M। कौन बताएगा E by M क्या होता है बेटा? specific charge। Yes, specific charge। रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास को किस नाम से हम लोग पुकारते हैं? हम लोग स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। तो देखा ये गया कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ पॉजिटिव इज स्मॉलर देन द इलेक्ट्रॉन, यानी नेगेटिव के कंपैरिजन में स्मॉलर है। इससे ये साबित हो रहा है कि इसका मतलब बोलो E by M अगर स्मॉल हो गया तो ये तभी पॉसिबल है, या तो E का वैल्यू घटना चाहिए या फिर M का वैल्यू बढ़ना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का चार्ज सेम है। तो इसका यही मतलब हो रहा है कि अगर प्रोटॉन का E by M कम है, तो इसका मतलब मास उसका क्या है, बोलो? ज्यादा है। तो इससे ये साबित होता है कि प्रोटॉन का मास जो होता है वो हाई होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में काफी ज्यादा मास होता है इसका। और यहाँ पर E by M के बारे में जो आपको एक इंफॉर्मेशन दिया गया, E by M वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ये याद रखना कि E by M का वैल्यू जो होता है वो डिपेंड करता है
पॉजिटिव पार्टिकल्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट गैसेस। तो इससे ये साबित हो रहा है कि सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं होता है, सब में अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जिसके वजह से उसका E/m का वैल्यू डिफर कर जाता है। तो ये जो भी प्रॉपर्टीज आपको दिया गया बेटा, इसमें ज्यादा कोई तिगड़मबाजी वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिलेगा, याद रखिए। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी पे बात कर चुके, प्रोटॉन का डिस्कवरी पे बात कर चुके। आपके बोर्ड लेवल पे एक क्वेश्चन था, व्हाई वाज इट नेसेसरी टू कंसीडर द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इन अदर वर्ड्स, यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। देखो एक लॉजिक की बात करते हैं, तो लोगों ने सोचा भाई एक एटम जो होता है वो तो पूरा न्यूट्रल होता है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब जिसमें इसमें जितना नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है उतनी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी के बाद प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ, लेकिन कोई ये नहीं सोच पाया कि उसके अंदर न्यूट्रल पार्टिकल भी हो सकता है, इस पे सोच नहीं गया। लेकिन जब न्यूट्रल पार्टिकल हो सकता सोचा नहीं, तो फिर न्यूक्लियस का जो तुम्हारा न्यूट्रॉन का वो डिस्कवरी कैसे हुआ? तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी होने का वजह है उसका मास। देखो एक लॉजिक से समझो, मान लो हाइपोथेटिकली कि हम लोगों को पता है कि कार्बन का मास 12 होता है, और कार्बन का जब एटम को चेक किया गया तो पता किया गया कि उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है और 6 प्रोटॉन होता है। सपोज कर लो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ, और इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो 0 यूनिट हम लोग कंसीडर करते हैं, ये भी आगे बताएंगे। और प्रोटॉन का मास कौन बताएगा, कितना कंसीडर करते हैं बेटा? 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. यूनिट के हिसाब से बेटा, यूनिट के हिसाब से 1 यूनिट। ये जो 0 और 1 है ना, इसको रिलेटिव मास बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास याद रखना 0 होता है, प्रोटॉन का रिलेटिव मास 1 होता है, न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास भी 1 होता है, वो आगे चल करके दिखाएंगे। तो चलो मान लो अभी हाइपोथेटिकली इलेक्ट्रॉन का मास 0 हो गया, प्रोटॉन का मास, तो बोलो यहाँ से टोटल मास कितना आएगा? तो टोटल मास तो 6 आना चाहिए, है ना? देखो समझ आ रहा है, टोटल मास इलेक्ट्रॉन का तो 0 हो गया, तो 6 प्रोटॉन का मास 6 होगा। लेकिन देखा गया कार्बन का मास तो 12 हो रहा है, तब छानबीन करने पे पता चला कि इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन और भी है जिसका मास 6 होगा, मिलकर के 12 हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी में देरी क्यों हुआ, तो उसका वजह है उसका न्यूट्रल नेचर। लेकिन फिर भी डिस्कवर हुआ, उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन उसका मास का होना, उसका मास का मौजूदगी साबित किया कि न्यूक्लियस भी एक पार्टिकल, न्यूट्रॉन भी एक पार्टिकल हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर। ये जो जितना भी हम लोग बातचीत किए बेटा, ये सारा फंडामेंटल इसको याद रखिए। अब आपके पास एक और टर्म आ रहा है, मिलिकन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। देखो मिलिकन क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट क्या था, इस डायग्राम को देखो। यहाँ पर इस पूरे सेटअप को पहले समझो। इसको कहते हैं एटोमाइजर, जिसके अंदर ऑयल मौजूद है, और इसको अगर आप दबाओगे तो दबाने पर इसके अंदर से ड्रॉप ऑफ ऑयल निकलेगा। ऊपर में देखो ये पॉजिटिव प्लेट लगा हुआ है, नीचे में नेगेटिव प्लेट लगा हुआ है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी का टर्मिनल से डिसाइड हो रहा है। और यहाँ पर ये एक्सरे का सोर्स है। एक्सरे क्या कर सकता है? एक्सरे आयनाइजेशन कॉज कर सकता है। तो वो यहाँ पे ये देखो, ये ऑयल का ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। एक्सरे पास करवाने पर क्या होगा? एक्सरे पास करवाने पर ये ऑयल पार्टिकल चार्ज हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक है। अब देखो मुलिकन यहाँ पे किया क्या, मुलिकन के एक्सपेरिमेंट में वो यहाँ से ऊपर से एटोमाइजर के जरिए से ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल को डालना शुरू किया। देखो यहाँ पे एक छेद है, तो छेद से सारा नहीं, सिलेक्टेड ऑयल यहाँ पर ड्रॉप कर रहा है। और जब पोटेंशियल को, और यहाँ पे जो ये जो ऑयल है ये बेटा नेगेटिवली चार्ज हो गया, जब इससे एक्सरे का कांटेक्ट में आया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो नेगेटिवली चार्ज होने का मतलब देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, अगर सही ढंग से इसका पोटेंशियल को मेंटेन किया जाए, ऊपर और नीचे वाले का पोटेंशियल को मेंटेन किया जाए, तो एक ऐसा मोमेंट आएगा जब ये ऑयल ड्रॉप ना ऊपर की तरफ जाएगा ना नीचे की तरफ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। जिस मोमेंट पे बैलेंस होगा, उस फोर्स को अगर हम लोग बैलेंस करेंगे, तो नीचे की तरफ जो फोर्स खींचेगा वो होगा mg, और ऊपर की तरफ जो फोर्स खींचेगा वो होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल। आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स में वर्क डन का फॉर्मूला चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है, पढ़े ना बेटा? तो बस इसी कंसेप्ट को याद रखना, और यहाँ से अगर प्रॉब्लम आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, तो बस ये याद रखना कि ऑयल का जो mg होगा और ऑयल का जो qv होगा, ये दोनों को इक्वेट कर दो, तो यहाँ से आपको q मिल जाएगा। और q मिलने का मतलब बोल, व्हाट इज q हियर?
So charge. चार्ज। जब सॉल्व किया गया तो Q का वैल्यू क्या पाया गया, सुन लो, Q का वैल्यू पाया गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 पाया गया, या पाया गया 3.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 पाया गया, या पाया गया 4.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 पाया गया। इससे क्या साबित हो रहा है, इससे ये साबित हो रहा है कि जो भी वैल्यू पाया गया, जैसे कि या तो इस वैल्यू को मान लो, इसको पहले वाले को मान लेते E, तो बोलिए वाला क्या वैल्यू हो गया 2E, ये वाला वैल्यू क्या हो गया 4E, 3, है ना। इसका मतलब जो भी वैल्यू पाया गया, या तो वो वैल्यू पाया गया या उसका मल्टीपल पाया गया, तो यहां से साबित होता है कि यही चार्ज हो सकता है इलेक्ट्रॉन का, और यहां से चार्ज का डिस्कवरी हुआ। तो बेटा ये फॉर्मूला याद रखना, सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास होगा mg इक्वल्स टू q इंटू v। m हो गया मास, g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये चार्ज होगा बेटा, और ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। याद रखना, भी इसके आगे न्यूमेरिकल्स हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले, जरूरत पड़ेगा। तो ये हो गया बेटा मुलिकन का एक्सपेरिमेंट। अब आ जाओ एटॉमिक मॉडल पे बात करते हैं। मॉडल का एक लिस्ट देख लो, और सारे का फंडामेंटल इंट्रोडक्शन जान लो। हमारे पास एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके ऊपर कई सारा मॉडल है, और मॉडल का लिस्ट देख लो। डाल्टन का एक मॉडल है, थॉमसन का मॉडल है, रदरफोर्ड का मॉडल है, बोर का मॉडल है, स्क्रोडिंगर का मॉडल है। डाल्टन का मॉडल सिंपल था, डाल्टन ज्यादा कुछ बोले ही नहीं था स्ट्रक्चर के बारे में। डाल्टन सिर्फ इतना बोला था कि एटम जो होगा वो फंडामेंटल यूनिट होगा, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बल्कि डाल्टन तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बात भी नहीं किया था। डाल्टन सिर्फ बोला था कि एटम इनडिविजिबल, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद चलो एक एक करके बात करते हैं। किसका मॉडल है, डाल्टन का, है ना। देखो तो एटम्स आर इनडिविजिबल, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, पर बाद में हम लोग को पता चला कि नहीं, एटम को फर्दर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिवाइड किया जा सकता है। ये डाल्टन का मॉडल था। डाल्टन का मॉडल के बाद किसका मॉडल है, डाल्टन के मॉडल के बाद प्लम पुडिंग मॉडल है, जे थॉमसन का। इसके मुताबिक क्या था, प्लम पुडिंग मॉडल याद कीजिए, आप लोग पढ़े होंगे, आपको बताया गया था कि एटम का मॉडल कैसा होगा। एक एटम के अंदर में इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बिखरा पड़ा हुआ होगा, इतनी उसने कहा था, ठीक है, जो कि डिस्कार्ड हो गया। प्लम पुडिंग मॉडल के बाद फिर आया रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड अपना एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, और पहली बार कौन बताएगा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में एटम के अंदर किस चीज का डिस्कवरी हुआ था, कौन बताएगा। न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ था, क्योंकि इसका एक्सपेरिमेंट में याद करो, आपको क्या बताया गया था कि सेंटर में कोई एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है जो अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर रहा, उस पार्टिकल का नाम न्यूक्लियस पड़ा था। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ था। रदरफोर्ड के मॉडल में भी कई सारा गड़बड़ी था, गलती था, उसको ठीक करने के लिए कौन आया था, बोर आया था। अब बोर अपना प्लानिटरी मॉडल लेकर के आया था, बोला था जिस तरीके से जो हमारा सोलर सिस्टम है, प्लेनेट का मॉडल है, सेंटर में सन, चारों तरफ प्लैनेट्स जो घूम रहा है, उसी तरीके से सेंटर में न्यूक्लियस होगा, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। आगे चल के इसका सारा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद प्लैनेटरी मॉडल, बोर के मॉडल के बाद हमारे पास अल्टीमेट और फाइनल मॉडल कौन सा था, स्क्रोडिंगर का मॉडल था, क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड होगा। तो ये सारा हमारा डिटेल है जो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और आपके जानकारी के लिए बता दे बेटा कि इन सब मॉडल में कौन कौन सा मॉडल को हम लोग नहीं टच करने वाले, सुन लो। हम लोग डाल्टन का मॉडल को नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको याद होगा, पहला चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ऑलरेडी डाल्टन के बारे में बात कर चुके हैं। पुलिंग मॉडल जान कर रखो, सिलेबस में नहीं है आपका, ये सिलेबस से हटा दिया गया है बेटा। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट अब आपके सिलेबस में नहीं है, जेई में भी नहीं है, नीट में भी नहीं है, हटा दिया गया है। तो ये हम लोग टच नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग बोर्स का थ्योरी को काफी डिटेल में टच करेंगे। अब बोर्स थ्योरी और स्क्रोडिंगर थ्योरी के बीच में भी एक और मॉडल आएगा, कोई बताएगा उस मॉडल का नाम क्या है। एक और मॉडल आएगा जिसका नाम है सोमरफेल्ड मॉडल, हम लोग उसको भी देखेंगे। इंट्रोडक्शन दे दिए बेटा, आप सुनो। एटम के अंदर क्या पाया जाएगा, एटम के अंदर जो भी पार्टिकल पाया जाएगा उसको आप किस नाम से पुकारोगे, एटम के अंदर जो भी पार्टिकल पाया जाएगा उसको सब एटॉमिक पार्टिकल कहेंगे। और सब एटॉमिक पार्टिकल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, स्टेबल एंड अनस्टेबल। स्टेबल में बेटा सिर्फ तीन है आपके पास, एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और आपके नोट्स में बेटा इस तरीके का चार्ट आपको दिया होगा। अगर अभी तक आपको ये डेटा याद नहीं हुआ तो रट जाइए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नहीं याद करोगे बेटा तो आपको दिक्कत होगा। क्या क्या याद करना है, इलेक्ट्रॉन का मास केजी में याद कीजिए, एएमयू में याद कीजिए, प्रोटॉन का मास केजी और एएमयू में याद कीजिए, न्यूट्रॉन का मास केजी और एएमयू में याद कीजिए। अब यहाँ से देखो एक कंपैरिजन, ये देखो यहाँ पे एक टर्म है ना, रिलेटिव मास नहीं है यहाँ पर, चलो रिलेटिव मास की बात कर लेते हैं। रिलेटिव मास,
देखो यहाँ रिलेटिव चार्ज है, रिलेटिव मास। तो चलो तो इस मास को इस मास को इस मास को, रिलेटिव का मतलब क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। राउंड ऑफ करो, बोलो न्यूट्रॉन का राउंड ऑफ करने पे कितना आएगा, बोल बेटा कितना आएगा, 1 1 है ना। प्रोटॉन का राउंड ऑफ करने पर 1 1 इसको राउंड ऑफ कर तो 0 0 आएगा। 0 इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास 0 पकड़ेंगे बेटा, प्रोटॉन का रिलेटिव मास 1 पकड़ेंगे और न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास 1 पकड़ेंगे। लेकिन ये भी याद रखना, न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन, कंपेयर कर, न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन। ये याद रखना कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में रफली दोनों का मास तो 1 लेंगे, पर न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन। अब आ जाओ चार्ज में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज एसआई यूनिट में जो होगा वही प्रोटॉन का भी होगा, सेम चार्ज, ये 0 होगा। और सीजीएस यूनिट में ये बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम यूनिट प्रोटॉन का चार्ज, लेकिन इसका 0 होगा। अब अगर ये दोनों सेम है बेटा तो बोल इसका रेशियो, और ये 0 है तो देख तो ये आएगा, रिलेटिव चार्ज पकड़ो तो रेशियो निकालो तीनों का। आ रहा है बात समझ में? अब यहां से एक लॉजिक समझो बेटा, लॉजिक ये होगा कि किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का ऊपर में जो लिखा जाएगा वो रिलेटिव मास होगा और नीचे में जो लिखा जाएगा वो रिलेटिव चार्ज होगा। ये वाला रूल अप्लाई करके देखो तो यहां समझ में आ रहा, चेक करो तो। लिखने का तरीका देखो, लैंग्वेज पे ध्यान दो। किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का ऊपर में जो लिखा जाएगा वो उसका रिलेटिव मास होगा और जो नीचे लिखा जाएगा वो रिलेटिव चार्ज होगा। देख बेटा, लैंग्वेज समझ में आ रहा है? यस सर Yes, sir. ठीक है। और स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है E by m का वैल्यू, अभी थोड़ी देर पहले भी बात किए थे। और ये देखो बात किए थे ना कि इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में प्रोटॉन का E by m का वैल्यू काफी कम है। देखो ये 10 to the power 8 है, ये 10 to the power 4 है। इससे ये साबित होता है कि इसका मास काफी ज्यादा, देखो तो कंपेयर करके देखो ना, मास वाकई ज्यादा है, ठीक है। लेकिन इसका E by m 0 होगा क्योंकि इसका E by m में मास कुछ भी हो जाए, E का वैल्यू 0 हो गया तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। डिस्कवरर का नाम ये आप लोग पढ़े होंगे और सबका स्पिन क्वांटम नंबर भी याद रखना। अब तक तो आप लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर प्लस माइनस हाफ पढ़े, याद रखना। इलेक्ट्रॉन के अलावा प्रोटॉन का भी हाफ होता है स्पिन क्वांटम नंबर और न्यूट्रॉन का भी हाफ होता है। तो ये जो आपके सामने डेटा है बेटा, यहाँ समझने का कुछ नहीं, डेटा आपका रटने का, रटिए डेटा, याद रखोगे तो यूज कर पाओगे। अब आगे आओ, देखो अगेन आपके पास एक डेटा दिया जा रहा है, अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल का लिस्ट। अब इसके पास देखो, आपके पास काफी लंबा चौड़ा लिस्ट है। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, पाइमेजॉन ऑल्सो नोन एज पायन, म्यूमेजॉन ऑल्सो नोन एज म्यून। अब देखो यहाँ पर आपका मास, चार्ज, सिंबल और डिस्कवरर। तो ये आपको जानकर रखना, पॉजिट्रॉन क्या होता है बेटा, एक्चुअली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो व्हाट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन? एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा वही इसका भी मास होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, इसका चार्ज पॉजिटिव होगा। तो ये देखो, अगर ऐसे लिखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल हो गया, ये पॉजिट्रॉन का सिंबल हो गया। देखो तो सिंबल लिखने का तरीका समझ में आ रहा है? अभी सिखाए थे ना, नीचे क्या लिखेंगे Yes, बेटा, sir. नीचे हमेशा हम लोग रिलेटिव चार्ज Relative लिखेंगे, है ना, charge. ऊपर और ऊपर relative उसका mass. रिलेटिव मास लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो कौन किसको डिस्कवर किया, बस देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा इस पे पूछता है, इसको ध्यान में रखना कि पायन और मेजॉन। तो पायन का मास 273 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि म्यून का मास 207 टाइम्स होता है। नेचर के मामले में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव पाया गया, सिंबल पाई माइनस पाई प्लस म्यू माइनस म्यू प्लस होता है, ये थोड़ा देख लेना। अब एनबी में कुछ बातचीत करते हैं। तो स्टेबल और सब स्टेबल, स्टेबल और अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया गया। अभी भी बेटा बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जिसको आपको रटना है, ये फंडामेंटल के तौर पे याद रखिएगा तो आपके लिए फायदेमंद होगा। जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है, 1/187 टाइम्स ग्रेटर होता है। अब यहाँ पर एक और टर्म आपको जानना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये जो अभी आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू बताएगी ना बेटा, कितना बताया था, 9.1 × 10⁻³ kg, या फिर 0.000548 AMU, ये जो भी आपको हम वैल्यू बताए, ये मास जो होता है ये कहलाता है मास एट रेस्ट। मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास निकालने के लिए आपके पास अलग से एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला ये है
कि मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होगा मास एट रेस्ट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस v बाई c का स्क्वायर, जहां v होगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और c होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इस पे आपका क्वेश्चन बहुत अगर इस पे क्वेश्चन आएगा बेटा तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन का एक वेलोसिटी दे देगा और आपसे पूछेगा कि उसका मास पता करो। तो रेस्ट मास याद रखिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको याद है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके क्वेश्चन पे दे दिया जाएगा, सारा पुट करने पर आपको रेस्ट मास निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन टर्म देने वाला याद रखना, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाला थॉमसन था, लेकिन जो नाम था इलेक्ट्रॉन वो देने वाले बंदे का नाम जॉर्ज स्टोनी था। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन करने वाला मुलिकन था। और स्पेसिफिक चार्ज का मतलब आपको पहले ही बता दिए बेटा, E बाई एम का रेशियो को स्पेसिफिक चार्ज कहेंगे। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन करने वाला जे थॉमसन था। अब यहां पर देखो आपसे कहा जा रहा है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन का अगर वेलोसिटी चेंज करेंगे तो उसका मास चेंज होगा। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन घटेगा अगर वेलोसिटी को बढ़ाएंगे, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा पाया गया, बढ़ता हुआ पाया गया है। इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट में पाया गया था, प्रोटॉन एनोड रे के एक्सपेरिमेंट में पाया गया था। न्यूट्रॉन का लेट डिस्कवरी होने का वजह था उसका न्यूट्रल नेचर। और याद रखना इन तीनों में सबसे ज्यादा भारी और सबसे ज्यादा अनस्टेबल यानी लीस्ट स्टेबल न्यूट्रॉन है, जबकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों स्टेबल के लिस्ट में आता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि इन तीनों स्टेबल में कौन ज्यादा कम स्टेबल है तो आंसर होगा न्यूट्रॉन। और उसका प्रूफ यह है बेटा कि न्यूट्रॉन एक एटम के अंदर में बहुत आसानी से टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट कर जाता है, किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इस इक्वेशन को देखो। और इस वक्त जो आप इक्वेशन देख रहे हैं बेटा ये न्यूक्लियर इक्वेशन है, नॉट केमिकल इक्वेशन, इट इज अ न्यूक्लियर इक्वेशन। और न्यूक्लियर इक्वेशन का बैलेंसिंग का रूल याद रखना, न्यूक्लियर इक्वेशन का रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास हमेशा बैलेंस होना चाहिए। चलो चेक करते हैं, बोलो तो न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कितना है? 0 0 है। तो राइट साइड में देखते हो बेटा सर प्लस माइनस 0 0 आ रहा है, ऊपर में चेक कर, मास 1 है तो राइट साइड में चेक कर, यस सर 1 और याद करो ना यही सब क्वेश्चन तो बेटा आपका रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में था, याद है ना? रेडियो एक्टिविटी में आपसे एक Yes. सवाल पूछा जाता था कि न्यूक्लियस, एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर से बीटा पार्टिकल बाहर आता है, बीटा पार्टिकल एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन होता है। तो भाई न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो फिर बीटा कैसे बाहर आता है? तो जवाब ये था कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होता है जो टूटकर इलेक्ट्रॉन देता है और यही इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल बन करके बाहर आता है। याद है ये क्वेश्चन आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है, तो इससे ये भी साबित होता है कि न्यूट्रॉन जो है वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल पार्टिकल है अमंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और एक चीज याद रखना, देखो तो क्या आपकी इक्वेशन बताया गया कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब आपस में कंबाइन करता है तो क्या फॉर्म कर रहा है? देख, गामा रे। गामा रे। तो याद रखना कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन फॉर्म्स गामा रे। और याद रखना कि हमारे पास जितना भी चीज मौजूद है उन सब में सबसे ज्यादा E बाई एम का वैल्यू हाइड्रोजन में पाया गया है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन है बेटा, नोट्स पे आपका दिया गया इंफॉर्मेशन को पढ़िए, ध्यान में रखिए। अब आपके लिए क्वेश्चन आ गया, चलिए सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। तो बेटा चलिए पेन पेपर उठाइए, थोड़ा सा अपना काम पे लगिए, तो सॉल्व कीजिए बेटा लोग। इतना टाइम बेटा, ये तो बिना सॉल्व किए आपका आंसर निकल जाएगा। बॉम्बे सर ऑप्शन बी। हाँ, बॉम्बे। अगर आपको फंडामेंटल डेटा याद रखोगे तो इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, जबकि देखो एम्स में ये क्वेश्चन पूछा है। और आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg होता है ना? चलो सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सर। ठीक है, यस सर। यस सर।
सर ऑप्शन बी। हाँ सर, ऑप्शन बी। मैं ऑप्शन बी आप लोग क्या सॉल्व करके आंसर दे रहे बेटा ना तुक्का मार रहे हो? नहीं सर, मतलब हाँ अल्फा पार्टिकल 4 होता है। नहीं सर, तुक्का नहीं मारा। तुक्का ही मारी बेटा, तुम लोग तुक्का पे काम चल रहा तुम लोग का। जैसे प्रोटॉन का मास सबसे ज्यादा है तो उसका E/m सबसे कम होगा, और यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है सर, वैसे के है। हाँ, और करके देख। अल्फा पार्टिकल तो 4 और 2। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या है बेटा? बी। सर बी। ऑप्शन सी। देखो इंटरेस्टिंग, कुछ का आंसर सी भी आ गया। इंटरेस्टिंग होता जा रहा है मैटर। चलो तो देखो किसी का डी आएगा, किसी का ई आएगा, किसी का एफ आएगा। चेक कर बेटा। सर बी नहीं होगा। नहीं होगा है ना? मैंने उल्टा बिठाया, उल्टा। देखो बेटा ये आईआईटी का बहुत पुराना क्वेश्चन है। देख रहे ये तब का जब बेटा आप लोग पैदा भी नहीं होंगे, है ना? आपका डीओबी के साथ मैच कर रहा नहीं कर रहा ना? लेकिन बढ़िया सर ऑप्शन डी होगा। बिल्कुल नहीं सर। देख बेटा समझ ऑप्शन डी कैसे हो रहा है। आइए देखो इसको सॉल्व करने का बताते हैं। क्या क्या हमारे पास है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा। अल्फा माने यही तो। हाँ सर। चलो सबका रिलेटिव बोलो। मास क्या है? 0 1 1 4 यही होता है। देख तो रिलेटिव चार्ज -1 1 0 2 बोलो होगा? यस सर। यस चल ना सर। बेटा इसका E/m तो बोल। E कितना हुआ? -1, m हो गया 0, 1/1। इसका चार्ज 0, मास 1। इसका चार्ज 2, मास 4। तो बोल ये कितना हो गया? इन्फिनिटी। ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया हाफ। तो बोल इंक्रीजिंग ऑर्डर मांगा है। हाँ लोएस्ट फर्स्ट। सबसे कम कौन? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बाद कौन आ रहा है? प्रोटॉन। कहेगा अल्फा। प्रोटॉन बे। चलो छोटा बड़ा पढ़ाना अल्फा। पड़ेगा। अल्फा। अल्फा के बाद फिर प्रोटॉन। प्रोटॉन, सबसे ज्यादा फिर E। देख इलेक्ट्रॉन। आंसर मैच कर रहा है। इलेक्ट्रॉन। हाँ सर। यस सर। समझे बेटा कैसे सॉल्व करना है? हाँ जी सर। सर। लिए इसको सॉल्व कीजिए। और हिंट जी से सर। आपके लिए हिंट है मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन। एसीडी। एसीडी। सर CD है सर, एसीडी। CD एनी डाउट? नो सर नो सर। नो सर चलो इसको सॉल्व करो, आंसर दो। पेपर उठाओ, सॉल्व करो, आंसर दो। सर सी। सर ऑप्शन C तो C है सर सी। सी ऑप्शन सी। सी सर, सी। एनी डाउट? नो नाउ कमिंग टू अनदर टॉपिक कॉल्ड रिड्यूस्ड मास। इस टॉपिक पे बेटा अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, ना नीट पे पूछा ना जेई में पूछा है। हाँ जेई एडवांस में बहुत पहले इसके क्वेश्चन आया है। अगर नीट वगैरह में आएगा तो बेटा बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बेस्ड आएगा, क्योंकि जब किसी टॉपिक से पहली बार क्वेश्चन पूछता है ना तो उसका टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता है। रेड्यूस मास क्या? सुन ले बेटा, रेड्यूस मास का कंसेप्ट आप अप्लाई करोगे जब आपके पास ये काम होगा। यहाँ देख, यहाँ पे ध्यान दे।
रिड्यूस मास का कंसेप्ट तब अप्लाई करेंगे बेटा जहां पे दो बॉडी मिल करके सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करेगा। चलो एक एग्जांपल बताओ जहां पे दो डिफरेंट बॉडी कंबाइन करके सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करता है, एग्जांपल बोलो। कौन बोलेगा? दो बॉडी कंबाइन करके सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करता है, कौन बोलेगा बेटा? बोल। देख तो न्यूट्रॉन एक पार्टिकल है, एक बॉडी है, प्रोटॉन एक बॉडी है, बोलो तो ये दोनों मिलकर के न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। न्यूक्लियस को हम एक सिंगल यूनिट की तरफ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपको रिड्यूस मास का कंसेप्ट लगेगा। और रिड्यूस मास का कंसेप्ट क्या है बेटा? कुछ नहीं, एक फॉर्मूला है, ये रहा फॉर्मूला। रिड्यूस मास इज द, इसका सिंबल याद रखना, म्यू, या ऐसे लिखते हैं। और ये कुछ नहीं होता है बेटा, रेसिप्रोकल का सम होता है, यानी 1/1/m1। मान लो ये पार्टिकल 1 है, उसका मास, और सेकेंड पार्टिकल का मास, सॉल्व करने पर ये आएगा। यानी ओवरऑल याद रखना, दो पार्टिकल का मास का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दो पार्टिकल का मास का सम का रेशियो को आप रिड्यूस मास कह सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखने से ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पर। अब यहां से देखो कई सारा टर्म आपके पास आ रहा है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। देखो तो ये सब पढ़ाना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, सब आप लोगों को तो 9-10 से पढ़ाएगी। यहाँ किसी को कोई भी डाउट है तो बोल बेटा, डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। देख लो एक बार। नो सर। नो सर। ठीक है, बट एक चीज याद रखना कि यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर में आपसे कहा गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये ठीक है, लेकिन ये ठीक भी है और गलत भी है। बोलो ये कब ठीक और कब गलत है, बताओ। सर पॉजिट्रॉन में ठीक होगा और नहीं इलेक्ट्रॉन में बेटा, गलत। नहीं 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 नहीं, ये ठीक तब है जब आपके क्वेश्चन पे न्यूट्रल स्पीसीज है। तो न्यूट्रल स्पीसीज में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर चार्ज्ड हो जाए बेटा, तब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होगा, याद रखना। समझ में आ रहा बात? जी सर। चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व कीजिए तो। सर ऑप्शन ए। एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, देखो 2015 का क्वेश्चन है ये। सिंपल एक सर ए। मास नंबर और एटॉमिक नंबर पे बेस्ड आंसर ए। ए। डाउट है तो बोल, ए। डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आगे सर बढ़ेंगे। नहीं आया समझ में वाला। बोल बेटा, अगर डाउट है तो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। नो सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सर सी। सर डी। सी। सर डी। ऑप्शन डी। सर सी। सर डी होगा Zn2 प्लस ना। अच्छा, Zn का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 30 होता है, और मास नंबर दे दिया 40। बोलो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या था? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर 70, मास नंबर 70, एटॉमिक नंबर 30। 2 प्लस होने का मतलब क्या हुआ? बोल,
अगर आपसे पूछेंगे Zn2 प्लस में बोल कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन 30 होगा जो उसका एटॉमिक नंबर होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा 40 होगा बेटा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। देख समझ, यस सर। अगर न्यूट्रल होता तो इलेक्ट्रॉन 30 होता, डाई पॉजिटिव है तो न्यू इलेक्ट्रॉन। समझ में आया बात? चलो अगला यस सर। टर्म आ जाते हैं, आइसो टर्मिनोलॉजी। नाउ व्हाट इज आइसो टर्मिनोलॉजी? केमिस्ट्री में बेटा कई सारा टर्म आपके सामने आने वाला है जो आइसो से शुरू होगा, तो चलो एक एक करके आपके सामने रखते हैं और आप देखो आपको क्या पता है क्या नहीं पता। सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोप, जिसमें एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, ऐसा स्पीशीज को हम लोग आइसोटोप कहेंगे। पढ़े बेटा ये चीज, यस सर। है ना? जी सर। अच्छा, अब अगला देखो आइसो, और उम्मीद करते ये फॉर्मूला आपको हम पढ़ा चुके। देखो तो कि आइसोटोप में उसका अगर एटॉमिक मास निकालना होगा तो याद है ना एक फॉर्मूला लिखाए थे बेटा। इस टॉपिक पे आपको हम कई सारा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवा चुके हैं, बनवा चुके हैं जी सर। फर्स्ट चैप्टर में, याद है ना? कि अगर जी आपके क्वेश्चन पे आइसोटोप का मास दिया हो और पूरे स्पीशीज का मास पूछा जाए तो आपको फॉर्मूला क्या बताए थे? आपको फॉर्मूला बताए थे कि समेशन ऑफ परसेंटेज इनटू आइसोटोपिक मास बाय 100। रिमेंबर दिस? अगर Yes, भूल sir. गए तो बेटा ये फॉर्मूला Yes, नोट sir. करके रखो, अभी ये दोबारा प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। जो लोग नहीं किए बेटा, अगर नहीं जानते तो नोट कर लो इस क्वेश्चन को, अभी इस पे दोबारा प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोगों को न्यूमेरिकल्स। तो आइसोटोप में अगर मास पूछा जाए पूरे एटम का मास, तो निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? वो होगा परसेंटेज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे याद करो तो क्या एग्जाम्पल बताए थे यहाँ पर कि हमारे पास क्लोरीन का दो आइसोटोप होता है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन And 37. 37। नेचर में ये 75% पाया जाता है और ये बेटा 25% पाया जाता है। तो अगर क्लोरीन का एटॉमिक मास पूछा जाए आपसे आइसोटोपिक के बेसिस पे, तो आपको क्या बताते हैं? परसेंटेज इनटू आइसोटोपिक मास। तो ये परसेंटेज था, ये आइसोटोपिक मास था। समेशन का मतलब प्लस देंगे, फिर से लेंगे परसेंटेज इनटू आइसोटोपिक मास बाय 100 करने पे हमारा आंसर 35.5 आता है। याद है ये एग्जाम्पल पढ़े थे ना? तो इसको ध्यान में रखना बेटा आप लोगों को। तो ये हो गया आइसोटोप का मामला। अब आ जाओ आइसोबार। तो आइसोबार में कौन सेम होगा बेटा? Mass number. मास नंबर सेम होगा, है ना? और कौन डिफर कर जाएगा? Atomic अच्छा, number. एटॉमिक नंबर डिफर करने का मतलब सेम एलिमेंट ना डिफरेंट एलिमेंट? Different element. डिफरेंट एलिमेंट हो जाएगा, है ना? जैसे एग्जाम्पल में भी देखो एलिमेंट बदल गया, फास्फोरस है, सल्फर है। उसके बाद टर्म है बेटा आइसोटोन। देखो तो आइसोटोन समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Same आइसोटोन number. अच्छा, आइसोटोन में बताओ तो सेम एटम होगा या डिफरेंट, सेम एलिमेंट होगा या डिफरेंट एलिमेंट होगा? Different element. डिफरेंट एलिमेंट होगा, एलिमेंट भी डिफरेंट होगा, यानी एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, मास नंबर भी डिफरेंट होगा। सेम क्या होगा? A minus Z. दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा। ठीक है, तो ये तीन टर्म हो गया बेटा। चौथे में आ जाओ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। पढ़कर देखो तो समझ आ रहा है बात? Yes, sir. तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में कौन सेम होगा? Number of electrons. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा। और अगर पूछे जाए आइसोस्टर में कौन सेम होगा, तो पढ़कर देखो। Number of atom and electron दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बताओ तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, ऑल आइसोस्टर आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बट ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक आर नॉट आइसोस्टर। बोलते ये लैंग्वेज समझ में आ रहा? Yes, sir. यस सर। जो आइसोस्टर होगा बेटा इसका मतलब वो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा ही, लेकिन अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो आइसोस्टर हो। समझ में आ रहा बात? नहीं होगा। स्टार होगा। हाँ सर। और आपके पास आखिरी टर्म आ रहा है आइसो डायाफर। पढ़ इसको। N minus P सेम होगा।
आइसोस्टर का मतलब आपको ये बताया गया जिसमें आइसोटोपिक नंबर सेम होगा। अब सवाल है कि व्हाट इज आइसोटोपिक नंबर, तब आपको बताया जा रहा है आइसोटोपिक नंबर इज द डिफरेंस, है ना। किसका डिफरेंस है बेटा, देख तो आइसोटोपिक नंबर किसका डिफरेंस है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। अब प्रोटॉन। यहाँ पर चलो इसको समझते हैं, एक फॉर्मूला बना लेते हैं, ये फॉर्मूला तो खैर लिखा हुआ है। आइसोटोपिक नंबर का मतलब होगा बेटा आपका न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन निकाल फॉर्मूला क्या था, ए माइनस जेड ना, जेड। और प्रोटॉन के लिए जेड होगा, तो देख तो क्या बन जाएगा, ए माइनस 2z बनेगा। यस सर। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ एक और काम करते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ, बोल इसका a माइनस 2z निकाल, तो a हो गया 235 और 2z का मतलब कितना होगा 184 होगा, तो देख तो 51 आएगा। इसका a हो गया बेटा 231, है ना, और 2z का मतलब कितना होगा 180, तो देखो तो ये भी आया 51, तो दोनों का आइसोटोपिक नंबर सेम हो रहा है। यस सर। अब यहाँ से बेटा आप लोग एक और इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं, ये तो क्वेश्चन आ गया, पहले एक और इंफॉर्मेशन ले लो। यहाँ पर जो चीज अभी आपको बताए हैं वहां से कुछ इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं, वो सुनो। अगर मान लो हमारे पास एक एलिमेंट है x, एटॉमिक नंबर a, मास नंबर z, चल बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी से जोड़ते, बोल एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन दिखाओ, तो बोलो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, एक Z-4 और A-2। होगा। एक बीटा पार्टिकल का एमिशन करो, Z-4 A-1 Z और A+1। हाँ A-1 होगा ना बेटा, -1 प्लस वन सॉरी करने पर एक वन सॉरी। होगा। आपको पता है ना, ए सबको पता है ना कि अल्फा का मतलब ऊपर से कितना चेंज होगा बेटा 4, और नीचे से 2 और नीचे से 2 घट जाएगा, है ना। बीटा का मतलब क्या पढ़े थे, ऊपर से चेंज नहीं होगा, नीचे एक बढ़ जाएगा, एक बार है ना। और चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, साइड में इसको ऐसा करते लिख देते हैं, अल्फा तो ये है बेटा, अच्छा बोलिए कौन है, बीटा, और ये कौन है, बीटा प्लस, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज बीटा प्लस। बीटा प्लस का मतलब पॉजिट्रॉन। तो चलो ना यहाँ से एक और बीटा निकाल दो, एक और बीटा निकलने का, तो ऊपर से क्या निकालेंगे 0, तो ऊपर से 0 निकालने का मतलब क्या आएगा Z-4, और नीचे से -1 निकालेंगे, तो A-1 से -1 को निकाल दो, तो क्या बचेगा, ये बचेगा। अच्छा चलो यहाँ से एक बीटा प्लस निकालो, तो बोलो बीटा प्लस निकालने का मतलब ऊपर से क्या लॉस जाएगा 0, है ना। तो 0 होने का मतलब क्या हो गया, बोलो जेड ही रहेगा, Z रहेगा। और नीचे से +1 निकाल देंगे, तो A से 1 निकाल देंगे तो A-1 बनेगा, A-। ठीक है। अब यहाँ से एक इंफॉर्मेशन दे रहे बेटा, ध्यान से सुनना। अगर किसी एटम से एक अल्फा और 2 बीटा का एमिशन कर दिया जाए, फॉलो कर बेटा, अगर कहीं से एक बीटा का एमिशन कर दिया जाए, या एक बीटा प्लस का एमिशन कर दिया जाए, या एक अल्फा का एमिशन कर दिया जाए, आपके सामने 4 कंडीशन रखता है, फॉलो करते हैं। याद है, एक अल्फा, एक बीटा, मतलब यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हुआ, तो एक अल्फा और 2 बीटा का एलिमिनेशन को कंपेयर कर, इसको कंपेयर कर इसके साथ, बोल आइसोटोप देख तो दिख रहा है आइसोटोप, चेक कर, यस सर, चेक करो, एटॉमिक नंबर सेम दिख रहा है और मास नंबर डिफरेंट दिख रहा है ना। अब आप लोग इसी तरीके से कंपेयर करके बोलो, एक बीटा का एमिशन करते हैं, तो ये देखो ये बीटा का एमिशन, इसके साथ इसको कंपेयर करो, तो देखो क्या है, मास नंबर दोनों का सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसका मतलब क्या बनेगा, आइसोबार बनेगा। एक बीटा प्लस, आ जाओ इसको कंपेयर करो, बीटा प्लस ये है ना, तो कंपेयर करो, बोलो दोनों का मास नंबर आइसोबार, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो ये क्या बना, आइसोबार बना। और अगर एक अल्फा का एलिमिनेशन करते हैं, तो अल्फा का एलिमिनेशन करने पर क्या बनेगा, बोल आइसोडाइफर, और इसको समझने के लिए बेटा यहाँ के बजाय अगर हम लोग पिछले एग्जाम्पल में चलेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, आइसोडायफर बनता है, याद रखना। और इसको समझने के लिए चलो आइसोडायफर का एग्जाम्पल को देखते हैं, और तो सॉरी यहीं पे था ना, ये आइसोडायफर, आइसोडायफर का लास्ट एग्जाम्पल को चेक करो, तो अगर इसमें से एक अल्फा निकाल दो, देखो तो ये बन रहा है कि नहीं, चेक करो तो,
अल्फा निकालने Yes, से sir. ऊपर से कितना घटेगा बेटा? 4। तो देखो 4 घटने पे आया। और यस क्या सर, घटेगा? 2। नीचे से 2। तो आपको क्या याद रखना बेटा यहाँ पे? इसको ध्यान में रखना। तो ये आपको कई जगह पे हेल्प करेगा कि एक अल्फा 2 बीटा का इमिशन आइसोटोप देगा, एक बीटा का इमिशन आइसोबार देगा, एक बीटा प्लस का इमिशन भी आइसोबार देगा, लेकिन एक अल्फा का इमिशन आपको आइसो डायफर देगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन खेलते हैं। आइए आंसर दीजिए बेटा। Sir, option A and option B. Option A. Sir, option B. व्हाट इज ड्यूटेरियम? कैसे लिखते हैं बेटा ड्यूटेरियम? 1 2 लिखते हैं ना? 1 2. यस सर, चलो बात करते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बोल कितना इलेक्ट्रॉन? पहले प्रोटॉन से शुरू कर। एक प्रोटॉन। हाँ. न्यूट्रॉन एक कितना होगा? न्यूट्रॉन. एक होगा। हम्म. और इलेक्ट्रॉन कितना होगा? एक होगा। एक होगा. बात हो रहा है Option A. न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस कौन A फॉर्म and करेगा? B. ये न्यूक्लियस फॉर्म करेगा, प्रोटॉन. है ना? तो बोला अब आंसर क्या होगा? Option B. Option B. ऑप्शन ए। B. अभी भी ए? Sorry, B. आंसर ये निकल रहा है यार इतना। ठीक है, देख ले बेटे, एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब इससे इजी क्वेश्चन आपको और क्या चाहिए बताओ? आओ अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। Sir, option A. Option A. क्या पूछा है? कौन सा ट्रायड? मतलब ट्रायड का मतलब 3 का ग्रुप, है ना? तो कौन सा 3 का ग्रुप जो है वो आइसोटोनिक है? इसका मतलब आपको, और आइसोटोनिक का मतलब क्या बोलना चाह रहा है? Same number of neutron. सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना? तो अब चेक कर लो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा? सबका a माइनस जेड करना होगा। तो बोल तो पहला वाला ऑप्शन में a माइनस जेड कितना आ रहा है? 8 आ रहा। ये भी देखो 8 आ रहा, ये भी 8 आ रहा। तो आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े बेटा लोग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन। Option B. Sir, B. Option B. Sir, option B. Sir, D होगा. Option B and D. यस, ये मोर देन वन करेक्ट आंसर था। चेक करो, हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन। A. A and C। सर समझ नहीं आया ये वाला। क्या नहीं समझ में आया बेटा? बोल। अभी अभी बताओ, क्लोरीन का मास होल नंबर, अभी जो एग्जाम्पल पढ़े बेटा, क्लोरीन का कितना निकला? 35.5 निकला ना? 0.5। हाँ। तो ये तो नॉन इंटीग्रल हो गया। तो इसका वजह क्या था? क्लोरीन का ये डेसिमल में क्यों आया? इसका वजह क्या था? तो इसका वजह था कि एक तो उसके पास आइसोटोप है और आइसोटोप का मास डिफरेंट होगा। यही है बेटा एक्सप्लेनेशन। समझे? क्लियर है? चलिए सर। Sir, option A. Sir, Yes, A. sir, option A. तो चलो देखते हैं हाइड्रोजन का कितना आइसोटोप होता है। 1 1 1 2 1 3।
पूछा गया सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। चलो पता करते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। बोल इसमें कितना न्यूट्रॉन, 0 इसमें 1 कितना प्रोटॉन? 1 1 1। इधर से आया बेटा 3, इधर से आया 3, टोटल हो गया 6। ये गलत है, आंसर 6 आपका सही है। ठीक है, हाँ सर। होगा 6 होगा, समझ में आ रहा है ना? देखो न्यूट्रॉन टोटल 3 आया और प्रोटॉन भी 3 आया। बॉम्बे। It's option B. सर ऐसे ऑप्शन सॉल्व बी। करेंगे बेटा। अभी अभी जो सिखाए थे आपको, क्या सर सिखाए थे? फॉर्मूला W1 एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या सिखाए थे बेटा? समेशन ऑफ परसेंटेज इनटू आइसोटोपिक मास आइसोटोपिक बाय 100। बाय 100, यही है ना? तो चलो सॉल्व करते हैं पहला वाले का। तो कितना मास है? 54, परसेंटेज कितना? 5 प्लस मास है 56, परसेंटेज है 90 प्लस मास है कितना बेटा उसके बाद? 57, परसेंट है 5 बाय 100। रेस्ट इज योर कैलकुलेशन, करके देखो ये आ रहा है कि नहीं। यस सर। ठीक है, चलो So दिल्ली। option D. Option D. अगर किसी को डाउट है बोलो तो डिस्कशन करेंगे बेटा, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। नो सर डाउट नहीं है। देखो ना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, यानी यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और 2 ऑक्सीजन मतलब 16 इलेक्ट्रॉन है। और एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो कितना हो गया? 34। इस क्लोरीन के पास 17, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोल बेटा? 9, तो 9 दूनी 18, तो ये कितना हो गया? 35। और एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया 34। इस स्पीसीज में दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। So option C. सर ऑप्शन सी। एनी डाउट? नो सर।
देख ले बेटा, साथ में ये भी देख ले, भरा पड़ा हुआ क्वेश्चन आइसो इलेक्ट्रॉनिक एम्स 2005 में पूछा, अगेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक एम्स 2013 में पूछा, अगेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक जेई मेंस 2003 में पूछा। बॉम्बे। B. So B. अगेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक 2004 में पूछा जेई मेंस। तो इससे एक चीज लगा लो बेटा, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इजी होता है, थोड़ा नॉलेज रखोगे आराम से स्कोर कर पाओगे। दिल्ली। Yes, sir. Delhi. Option है क्लोरीन डिफर कर रहा। कैसे दिल्ली होगा बेटा? हाँ, सोडियम सर के पास क्लोरीन 10, डिफर मैग्नीशियम कर के जा रहा पास 10, इसके पास 10 और इसके पास 18 हो गया ना। हाँ सर। और यहाँ पे भी एक मिस्टेक है बेटा, ये SC होगा, स्कैंडियम है ये, नॉट सेलेनियम। सेलेनियम से भी सॉल्व करोगे आंसर नहीं आएगा। बोलो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21. 21 है ना। और 3+ का मतलब हाँ। कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया बेटा? 3 तो 18 18 आएगा, तीन। देखो सब 18 आ गया। जी सर। चलो अगेन देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक 2005 में फिर से पूछा जेई मेंस में। और इस बार पूछा डज नॉट कंटेन। So D. तुम लोग का आंसर बोलने का C. तरीका से लग रहा है बेटा कि आप लोग तुक्का मार रहे हो। कॉन्फिडेंटली आंसर बोलो। Sir option C. आपके एग्जाम में जानते हो यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा, अगर यही क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में डाल देगा ना, तब आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल भी है। Isostructural. समझे? स्ट्रक्चर भी सेम है और उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। बताओगे आंसर को यहाँ पर? आंसर सुन लो, आंसर तीनों बेटा ये निकाल कर देखना, ये भी टेट्राहेड्रल आएगा, ये भी टेट्राहेड्रल मिलेगा, ये भी टेट्राहेड्रल, मतलब आइसो स्ट्रक्चरल हो गया। ये लीनियर मिलेगा, लीनियर मिलेगा, लीनियर मिलेगा, ये ट्राइगोनल प्लेनर मिलेगा, ट्राइगोनल प्लेनर मिलेगा, ट्राइगोनल प्लेनर मिलेगा। ये बॉन्डिंग चैप्टर में मिलेगा आपको। और आगे बढ़ते हैं। अगेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक 2006 में पूछा, एंड अगेन माय मिस्टेक, दिस इज स्कैंडियम। So तो ऑप्शन है हाँ, ए। क्वेश्चन रिपीट किया, देखो तो 2006 में जो क्वेश्चन पूछा वही क्वेश्चन 2004 में पूछा था, देख तो, Yes, sir. है ना, रिपीट हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन ए होगा। आज 2008 फिर से पूछा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो देख ले बेटा, जो जेई एस्पिरेंट है देख लो, यहाँ पर भरा क्वेश्चन पड़ा हुआ, नीट वाले भी देख लो बेटा, रिपीट हो रहा है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक टॉपिक आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट हो गया, ध्यान रखिए इसको। So B. Sir B. आ रहा है बी? हाँ सर। चलिए Yes, sir. ये देखो नीट में आया हुआ, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है। So A.
जी सर ए। ए Yes, sir. A. ऑप्शन ए Sir, option A. ऑप्शन है। Sir, option A. Sir, option C. Sir, option C. ऑप्शन सी। Option C. C. सी। Option C. बॉम्बे So B. Option B. यहाँ पे बेटा हमारा पार्ट 1 जो था उसको हम कुछ हिस्से में बांट दिए चैप्टर को। यहाँ पे पार्ट 1 हमारा कंप्लीट